साइंस सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट हो रहा है आवर्त सारणी। हम लोग अभी देखेंगे आवर्त सारणी को क्यों बनाना पड़ा, तत्वों के गुणों के अनुसार उनको वर्ग में क्यों रखना पड़ा, कैसे क्या हुआ, ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे जब आवर्त सारणी बनी थी तो उस समय बहुत प्रयास किए गए, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग प्रयास किए। उसमें कुछ प्रयास ऐसे थे जो अलग अलग अपने अपने अनुसार किए गए थे। ये लगभग में अभी जानकारी के अनुसार 5-6 प्रयास हैं, जबकि यहाँ से प्रयास लगभग ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये थोड़ा सा ही अंतर कर दिया गया था। मुख्य रूप से आप समझेंगे कि 5 ही प्रयास किए गए थे। तो ये क्यों हुआ था? जैसे अब देखिए, जैसे तत्व किसे कहते हैं, तत्व को पहले हमने बताया हुआ है द्रव्य में, लेकिन तत्व को यहाँ भी बता दे रहे हैं। वे शुद्ध पदार्थ मतलब कि जो किसी एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब जो है ये तत्व हैं, ये सब तत्व हैं। अगर इन मतलब ऐसा कोई पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा हाइड्रोजन है, तो ये एक पदार्थ हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन के परमाणु वहाँ पे हैं। तो इसलिए अगर तत्व की परिभाषा दी जाती है तो वे शुद्ध पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, एक ही तरह के परमाणु होते हैं, तथा उन परमाणुओं में जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि अब जो सारे तत्व हो गए, जब पीरियोडिक टेबल नहीं था, मतलब आवर्त सारणी नहीं थी, तो उसमें क्या होता था कि धीरे धीरे तत्वों के खोज होने चालू हुआ और तत्व मिलते गए, लेकिन हर एक का अलग अलग गुण था। तो फिर उसको ऐसा रखने के लिए सोचा गया कि मतलब एक तत्व, अगर हम लोग एक तत्व का गुण अगर अध्ययन कर लें तो उसके अंडर में 5-6 आ जाए, तो उसको एक जगह रखा जाए, कैटेगराइज करने की सोचा गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए हो गई कि अच्छे से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मतलब उनको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनको हम लोग क्या करना पड़ा, कैटेगराइज करना पड़ा, मतलब कि वर्गीकरण करना पड़ा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी, मतलब कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब इसमें सबसे पहला आवर्त वर्गीकरण, मतलब सबसे पहला जो वर्गीकरण हुआ था वो हुआ कैसे था? वो क्या हुआ था कि जो तत्वों के गुण होते हैं उनके अनुसार होता है। उस समय में जानकारी के अनुसार लगभग बहुत कम ही इकट्ठा कर पाए थे वैज्ञानिक लोग। तो जो थोड़ा जो गुण इकट्ठा हुआ था उसी के अनुसार सबसे पहले हम लोग बस जो तत्वों को कैटेगराइज करते थे तो बस ये जानते थे कि धातु है या अधातु है। तो सबसे पहला जो था वो कैटेगराइज करने के लिए वर्गीकरण किया गया किसमें, धातु और अधातु में। ये इसको करने के लिए एक वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, ये धातु और अधातु के अनुसार उन्होंने वर्गीकरण चालू किया। मतलब ऐसा बताया कि जो तत्व धातु हैं उन्हें एक तरफ रखा जाए और जो तत्व अधातु है उन्हें एक तरफ रखा जाए। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया ज़्यादा। क्यों नहीं संभव हो पाया? क्योंकि कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि पता चला कि कुछ ऐसे भी तत्व मिले हैं या कुछ ऐसे भी तत्व जानकारी में है या खोज हो चुकी है जिनका धातु और अधातु दोनों में गुण पाया जा रहा है। मतलब वो न ही धातु में आ रहे हैं न ही अधातु में आ रहे हैं। तब ये क्या हो गया, ये वाला जो पहला जो कोशिश किया गया था कि तत्वों को वर्ग में रखा जाए, मतलब कैटेगराइज कर दिया जाए, अलग अलग छांट के रखा जाए, तो क्या हो गया, ये संभव नहीं हो पाया। फिर दूसरा आया प्राउड की परिकल्पना। ये एक लोग हैं, ये एक थे वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या कल्पना किया, इन्होंने कल्पना किया कि सभी तत्व जो हैं, पूरा जो जानकारी में जो तत्व हैं जो खोज हो चुके हैं, वो तत्व क्या हैं, वो सभी हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। और इनके जो सभी तत्वों के जो परमाणु भार हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के भार के पूर्ण गुणज हैं। मतलब कि जैसे कि वो पूर्ण गुणज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका पूर्ण अंक है ये नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का 35.5 लिखा जाता है, तो इसका क्या है, इसके में मतलब परमाणु भार जो है उसका अलग ही है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये दोष पाया गया। मतलब इसमें ये संभव नहीं हो पाया, पूरा ये चला नहीं। कुछ दिनों के बाद ये नियम क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। हटाने का कारण है कि फिर ये तीसरा आ गया। अब ये डाबेराइनर जी आए, तो इन्होंने क्या किया कि एक अलग ही दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि ऐसा कर दिया जाए कि एक ही तरह के गुण वाले जो हैं, एक ही तरह के अगर गुण वाले हैं, तो उनको अगर उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ऐसा सजाया जाए कि पहले और तीसरे का अगर औसत लेते हैं, हम औसत निकालते हैं, मतलब पहले और तीसरे के जो परमाणु भार हैं तत्व के, उसके औसत निकालते हैं, तो वो जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, तो अगर हम लिथियम लेते हैं, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का है तो हो जाएगा 7, 7,
23 और इसका 39। तो इसमें क्या है कि ये पहला है और ये दूसरा है, तो इसका और इसका, अरे सॉरी, ये तीसरा तत्व है, मतलब ये वर्ग है। ये बताए थे कि डाबेराइनर ने बताया था कि हम लोग क्या करें कि समान गुण वालों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ऐसा सजाएं कि पहला और तीसरे का जो परमाणु भार है, मतलब द्रव्यमान संख्या है, उसका अगर हम क्या करें औसत निकालें तो वो बीच वाले का अंक आए, मतलब बीच वाले का परमाणु भार है। जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों है तो 7 + 39/2, तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 46, और जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो ये क्या हो गया, ये मतलब ऐसा उन्होंने बताया तो ये आ गया। लेकिन ये क्या हुआ कि ये डाबेराइनर का जो त्रिक नियम है ये ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उस समय जो जितने ज्ञात तत्व थे उस समय हुआ क्या कि बस डाबेराइनर ने क्या किया, 3 ही का त्रिक नियम बनाया, बस 3 ही बनाए। 3 ऐसे मतलब त्रिक, पहला त्रिक ये है, दूसरा और तीसरा, 3 बना करके उसके बाद वो बेचारे थक गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो जितना तत्व जानकारी में थे उस समय में उतनों का बन नहीं पाया था। क्यों हुआ क्या था कि किसी का ये एक्चुअल आता था, किसी का 2 अधिक आ जाता था, कभी 2 कम आ जाता था, कभी पॉइंट में आ जाता था, इसलिए क्या कर दिया गया, ये भी नहीं चला। ये जो न्यूलैंड थे, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्होंने क्या किया था कि जो मतलब कि जो सुर है सारे गा मा पा धा नी सा, इस पे बनाए थे वो। फिर बाद मेंडेलीव की मूल आवाज़ सारणी, ये पूरा जानिए कि ये जब आया, मेंडेलीव जब कोशिश किया, ये पूरा का पूरा उस समय परिवर्तन ला दिया था। पूरा उस समय जो पीरियोडिक टेबल है, मतलब आवाज़ सारणी का जो मतलब तत्वों का वर्गीकरण था, वो लगभग यहाँ पे आकर के लगभग ख़त्म ही हो चुका था। लेकिन फिर बाद में ये 1869 में हुआ। फिर कुछ समय के बाद ये मोजले आए, तो मोजले जी ने बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था। मेंडेलीव की मूल आवाज़ सारणी में मेंडेलीव ने ये कहा था कि सभी तत्वों के जो गुण हैं उनके परमाणु भार के अनुसार आवर्ती फलन होते हैं। जबकि इसमें क्या बताया गया, मेंडेलीव मोजले ने क्या किया कि इसको परिवर्तित कर दिया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो परमाणु भार के अनुसार नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया, और ये इसको आधुनिक बोलते हैं और इसको दीर्घ आवर्त सारणी भी बोलते हैं। ये जो आधुनिक है ये दीर्घ आवर्त सारणी है। तो ये 5 मतलब 6 तरह से हुआ। मुख्य रूप से आप समझिए कि 5 ही हुआ, क्योंकि ये तो मेंडेलीव का ही है, ये मोजले ने थोड़ा सा बस चेंज किया था। इस तरह से ये तत्वों का आवाज़ वर्गीकरण होता है।